हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी वॉलेट। एनसीईआरटी फिजिक्स के चैप्टर 6 में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हम लोग ने जितने भी एनसीईआरटी के टॉपिक किए हैं ना, उनके सबके वीडियोज अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं जो एनसीईआरटी की जो फिजिक्स की मैंने जो शुरू की है ना सीरीज, वो बिल्कुल बेसिक से शुरू की है। ठीक है ना। जैसे पहला मैंने मात्रक पद्धतियों वाला टॉपिक लिया था जो बेसिक होता है फिजिक्स का। उसके बाद में मैंने भौतिक राशियां उठाई थी। उसके बाद में मैंने त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण उठाए थे। उसके बाद में मैंने गुरुत्वाकर्षण के नियम उठाए थे। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक को मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको करवाया है। ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं ना, तो वो वीडियोज आप पहले जरूर देखिएगा। ठीक है। आज जो मैंने टॉपिक लिया है ना, उसका नाम, उसमें मैंने टोटल एनसीईआरटी फिजिक्स का ये चैप्टर 6 है और इसमें मैंने दो बातों पर चर्चा की है। एक तो है अभिकेंद्रीय बल और एक है अपकेंद्रीय बल। तो टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिए हैं ना मैंने, वो लगभग 32 एमसीक्यू आपके सामने आज मैंने लिए हैं। ठीक है। इन 32 एमसीक्यू में कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं, जो उठाए हुए हैं एग्जामिनर में, और कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने एनसीईआरटी से लिए हैं। ठीक है ना, एनसीईआरटी किताब से लिए हैं। तो ये दो बलों पर आज चर्चा होगी। एक तो है अभिकेंद्रीय बल, जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, इसी को केंद्राभिमुख बल भी बोलते हैं, और एक है अपकेंद्रीय बल, जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। बात समझ में नहीं आई? तो मेरे कहने का मतलब है कि अपन जो चीजें ले रहे हैं ना, वो टॉपिक वाइज ले रहे हैं ताकि आपकी कंसेप्ट बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। मैं बल वाले टॉपिक में भी अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, घर्षण बल, इनको सबको घुसेड़ सकता था, लेकिन उससे आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं होती। इसलिए मैंने सोचा कि एक एक अपन, चाहे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाए। अब इसमें मैंने अगर बल में अगर इनको जोड़ता तो लगभग 100 से 150 क्वेश्चन हो जाते टोटल, जिसमें घर्षण बल भी हो जाता, अभिकेंद्रीय बल भी हो जाता, अपकेंद्रीय बल भी हो जाता। लेकिन टॉपिक वाइज चलने से आपकी कंसेप्ट बढ़िया तरीके से क्लियर होगी। ठीक है। गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग। जुड़ जाओ भाई फटाफट। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। फटाफट जुड़ जाओ भाई। ठीक है भाई। तो ध्यान रखना, दो चीजों पर आज अपने चर्चा की है। एक तो है अभिकेंद्रीय बल, इसे बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, इसे ही बोला जाता है केंद्राभिमुख बल। ये नाम उपनाम ध्यान रखना, नहीं तो क्वेश्चन परेशान करेंगे आपको। और एक होता है अपकेंद्रीय बल, इसे बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है। तो ये जो पहला बल है ना, अभिकेंद्रीय बल, ये पहला बल लगता है केंद्र की ओर। ठीक है। थोड़े थोड़े से एक दो आपको मैं हिंट पॉइंट बता देता हूं। और ये लगता है केंद्र से दूर। ठीक है भाई। तो केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है अभिकेंद्रीय। अभि का मतलब की ओर, किधर ओर? केंद्र की ओर। और केंद्र से दूर जो बल लगता है ना, वो कौन सा बल है? अपकेंद्रीय बल है। अपकेंद्रीय बल को सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। फ्यूगल का मतलब दूर और पिटल का मतलब पास में, और सेंटर का मतलब केंद्र। तो केंद्र के पास वाला अभिकेंद्रीय और केंद्र के दूर वाला अपकेंद्रीय। केंद्राभिमुख जो बल है ना, वो किसे कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल को। ये कंसेप्ट अपने पकड़ ली कि वास्तव में अभिकेंद्रीय बल को सेंट्रीपिटल कहते हैं, इसी का नाम है केंद्राभिमुख बल। ठीक है। तो शुरू कर रहा हूं मैं पहले क्वेश्चन के साथ। बिल्कुल बढ़िया तरीके से आंसर देना भाई। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो आपको क्या कह रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह बल होता है जिसके कारण गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति है। ठीक है। यह एक प्रकार का आभासी बल होता है। यह अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में लगता है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन अपकेंद्रीय बल से संबंधित सही है? फटाफट कमेंट करके बताओ, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन की कंसेप्ट तक ले जाता हूं। तीन कथन दे रखे हैं। एक तो केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति है, एक ये बता रखा है क्या अपकेंद्रीय बल एक आभासी बल होता है, और एक ये बता रखा है कि अपकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल के विपरीत काम करता है। तो क्या ये तीनों कथन सही हैं या इनमें कौन से कथन सही नहीं है? शाबाश, करीब करीब बच्चों का सही है। देखो ध्यान देना, अपकेंद्रीय बल है ना, अपकेंद्रीय बल ये केंद्र से दूर लगता है, तो ये बिल्कुल कथन सही है। ठीक है। अपकेंद्रीय बल एक प्रकार का आभासी बल होता है, ये कोई वास्तविक बल नहीं होता है। ठीक है ना, आभासी बल होता है, ये ध्यान रखना। ये ऐसे भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन एक वास्तविक बल है?
सॉरी, कौन एक वास्तविक बल नहीं है, तो जो आभासी बल है ना वही वास्तविक बल नहीं होता है, ठीक है। यह अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में काम करता है, ये बात बिल्कुल भी सही है। तो तीनों के तीनों कथन यहां पर सही हो जाएंगे। तो एक एक अपन समझते हैं। जैसे मान लो ये कोई वर्ताकार है, कोई वर्ताकार पथ है, ये इसका केंद्र है बीच में, ठीक है। और यहां पर मान लो कोई पिंड है यहां पर, तो ये जो पिंड है ना, ये इधर जो बल लगेगा ना, इधर केंद्र की ओर, ये जो बल लग रहा है इसे बोलते हैं केंद्राभिमुख बल। इसे क्या बोलते हैं? केंद्राभिमुखी बल। और इसी केंद्राभिमुखी बल को बोला जाता है अभिकेंद्रीय बल। बात को बिल्कुल ध्यान से समझ लेना, अभिकेंद्रीय बल। और इस पिंड पर इधर केंद्र से दूर भी एक आभासी बल लगता है, ठीक है। और ये दूर जो बल लगता है ना, इसे ही बोला जाता है अपकेंद्रीय बल। कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल। तो अपकेंद्रीय बल वास्तव में लगता नहीं है, एक प्रकार का आभास होता है, इसीलिए इसे बोला जाता है आभासी बल। ये कोई वास्तविक बल नहीं होता है। और इसी अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल, अगर अभिकेंद्रीय बल को अपन एफ माने और अपकेंद्रीय बल को अपन एफ डैश माने, तो हमेशा एफ है ना, यह किसके इक्वल होता है? एफ डैश के इक्वल होना चाहिए। अगर एफ डैश के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब वह वस्तु भी उसकी संतुलन की अवस्था में नहीं है। और अगर एफ डैश के इक्वल है तो इसका मतलब दोनों जो पिंड है ना, यह वास्तव में संतुलन की अवस्था में है। इसको आप लोग यूं समझो, जैसे मेरे को दोनों तरफ से पकड़ रखा है, तो दोनों तरफ से पकड़ रखा है तो एक तरफ जितने बल से मुझे खींचा जा रहा है ना, दूसरी तरफ भी उतने ही बल से मुझे खींचा जा रहा है। तो बल का जो परिमाण है, ठीक है ना, वो बिल्कुल जीरो है, नेट फोर्स बिल्कुल जीरो है। तो इसीलिए मैं ना तो इधर जाऊंगा और ना ही इधर जाऊंगा। तो यही ये कहना चाहता है कि अभिकेंद्रीय बल है ना, यह अपकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में काम करता है। यह अभिकेंद्रीय बल विपरीत दिशा में लगता है। किसके विपरीत दिशा में? अपकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में। और दोनों बल संतुलन की अवस्था में होते हैं, इसीलिए वह पिंड सर्कुलर गति में गति करता रहता है। जैसे आप लोग ये समझो, ये जो सूर्य है ना, इस सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो जैसे इसी को अपन पृथ्वी मानते हैं, तो एक तो ये सूर्य है, SUN अपन सन मान लेते हैं, तो एक तो इधर बल लग रहा है सूर्य की तरफ, ये तो हो गया अभिकेंद्रीय बल। और इधर बाहर की तरफ बल लग रहा है, ये हो गया अपकेंद्रीय बल। और इन्हीं दोनों बल के संतुलन की वजह से यह एक निश्चित दीर्घवृत्ताकार कक्ष में अपना चक्कर लगाती रहती है। बात समझ में नहीं आई? ठीक है ना। ये कथन ध्यान रखना, तीनों के तीनों ये आभासी बल होता है, कोई वास्तविक बल नहीं होता। यह केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति रखता है और यह अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में काम करता है। तो ये तीनों के तीनों कथन ये सही हो जाएंगे, करीब करीब बच्चों का ये सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है साहब? यदि m द्रव्यमान का कोई पिंड v से, ये v वेग है, m द्रव्यमान का कोई पिंड v वेग से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा हो, तो केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल डैश होगा। F इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, F इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, F इक्वल टू mv अपॉन r, F इक्वल टू mv अपॉन r स्क्वायर। बताओ भाई, आप लोग बताओ, फिर मैं आपको इसकी कंसेप्ट तक ले जाता हूं। देखो ध्यान देना, इधर एक चीज का ध्यान रखना आपको, ये अभिकेंद्रीय बल है ना, अभिकेंद्रीय बल, बोलो भाई कौन सा बल? अभिकेंद्रीय बल। इस अभिकेंद्रीय बल के ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, इसने फॉर्मूला ही पूछा है, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला ध्यान रखना, F इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। ये कंसेप्ट ध्यान रखना, F इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। इसमें F का मतलब होता है बल, R का मतलब होता है त्रिज्या, V का मतलब होता है वेग, वेलोसिटी। और इसमें जो M है ना, M का मतलब होता है मास। मास को अपन क्या बोल सकते हैं? द्रव्यमान। अगर R माने तो R हो गया उसकी त्रिज्या, और F माने तो F हो गया बल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अभिकेंद्रीय बल द्रव्यमान, वेग और त्रिज्या तीनों को सम्मिलित करता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, F इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। आगे मैंने एक दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी लिए हैं। अपकेंद्रीय बल से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके जनरल कंपटीशन में नहीं पूछता है, हालांकि एयरफोर्स नेवी में पूछता है,
ठीक है ना। लेकिन जनरल कंपटीशन में नहीं पूछता, इसलिए अपन ज्यादा इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं लेंगे। अपन तो खाली इनकी कंसेप्ट को समझेंगे कि कहां कहां पर ये एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है ना, इनकी एप्लीकेशन से इंपॉर्टेंट है। बात समझ में नहीं आई, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये ध्यान रखना भाई, एफ बराबर mv²/r। अगर छोटा मोटा कभी नॉर्मल क्वेश्चन रेलवे में आपको दे दे तो ये लगा के आ जाना, एज इट इज आंसर आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, आंसर एफ है, बल है, तो आंसर हमेशा किस में आ जाएगा, न्यूटन में, ठीक है भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, वृत्ताकार पत्र में केंद्र की ओर लगने वाले बल को डैश कहते हैं। केंद्र की ओर लगने वाले बल को डैश कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, घर्षण बल और चुंबकीय बल। फटाफट कमेंट करके बताओ। देखिए, केंद्र की ओर लगने वाले बल को डैश कहते हैं। केंद्र की ओर लगने वाले बल को डैश कहते हैं। बिल्कुल सही बताया है, केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। और इसे ही इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। इंग्लिश के सारे मीनिंग ध्यान में रखने हैं। और इसे ही बोला जाता है, केंद्र की ओर लगता है तो इसलिए बोला जाता है केंद्राभिमुखी बल, केंद्राभिमुखी बल। सारे के सारे क्वेश्चंस इसी के हैं, ठीक है। अब केंद्रीय बल इसे सेंट्रीपिटल बोला जाता है, ये केंद्र से दूर लगता है, ठीक है भाई। ये किधर लगता है, केंद्र से दूर, केंद्र की ओर और केंद्र से दूर, केंद्र से दूर अपकेंद्रीय और केंद्र की ओर अभिकेंद्रीय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वृत्ताकार पथ में केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को, छोटे छोटे क्वेश्चंस लिए हैं मैंने आपके लिए, और सारे के सारे एग्जाम में आए हुए हैं। वृत्ताकार पथ में केंद्र से बाहर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, फटाफट कमेंट करके बता दो, फिर लेवल बढ़ाएंगे अपन आगे। वृत्ताकार पथ में केंद्र से बाहर लगने वाले बल को, शाबाश, बिल्कुल सही है। क्या कहते हैं भाई, अपकेंद्रीय बल कहते हैं। और अपकेंद्रीय बल कहते हैं, इसे ही बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है भाई। इसे क्या बोला जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा देखो, कार का सड़क पर घूमना किस केंद्रीय बल का उदाहरण है, चुंबकीय बल का, अपकेंद्रीय बल का, अभिकेंद्रीय बल का और घर्षण बल का। फटाफट कमेंट करके बताओ। अब इसकी एप्लीकेशन से शुरू हो गई। कार का सड़क पर घूमना किस बल का उदाहरण है, कार का सड़क पर घूमना किस बल का उदाहरण है, बोलो किसी बल का उदाहरण है, अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है, ठीक है ना। वृत्ताकार पथ पर कोई भी चीज घूमती है ना तो वह अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण होता है, ये ध्यान रखना आप लोग, ये आप लोग ध्यान रखना। बोलो कौन से पथ पर, वृत्ताकार पथ पर, ठीक है भाई। वृत्ताकार पथ पर घूमने वाला जो पिंड है ना, घूमने वाला पिंड, ये ध्यान रखना। वृत्ताकार पथ पर घूमने वाला जो पिंड है यह हमेशा की हमेशा बोलो किस बल का उदाहरण होगा, अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण होगा। तो सर फिर ये तो वृत्ताकार पथ पर थोड़ा ये तो मोड़ पर है। तो देखो जैसे इस प्रकार से ये सड़क है, इस प्रकार से, ठीक है ना। और यहां पर ये अपनी कार है, मान लो ये अपनी कार मान लेते हैं अपन, ठीक है। तो अब इधर घूम रही है। अब ये क्या है ना कि ये सड़क जब बनाई जाती है ना तो ये पूरे मतलब पूरा इसका वो लिया जाता है, पूरा चाप लिया जाता है इस प्रकार से इसका। तो ये वृत्ताकार अपने को लगती नहीं है, लेकिन इसका जो गोला होता है ना, जो घुमाव होता है ना, घुमाव, वह वृत्ताकार के आधार पर ही होता है। बात समझ में आ रही है। इसलिए आप देखा करो कि जब रोड बनाई जाती है वहां पर घुमाव होता है ना तो इंजीनियर लगभग आधा किलोमीटर अंदर खड़े होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसके पूरे रोड का चाप लेना पड़ता है, ठीक है। ये होती तो ऐसे ही, जैसे ये घुमाव है तो ऐसे ही होगी, ऐसे ही होगी, लेकिन इसके पूरे का चाप लेना पड़ता है इस प्रकार से। ये मैंने क्लास में बताया था, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो वृत्ताकार पथ पर घूमना अभिकेंद्रीय बल की वजह से संभव है। तो कार का सड़क पर घूमना किसकी वजह से संभव है, अभिकेंद्रीय बल की वजह से। सारी एप्लीकेशंस बता दूंगा आज, है ना, ठीक है। देखते हैं अगला। निम्न में से कौन सी घटना अभिकेंद्रीय बल द्वारा घटित नहीं होती है। पहला है इलेक्ट्रॉनों का नाभिक के चारों ओर घूमना, ठीक है। उसके बाद में सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, रक्त के विभिन्न घटकों को पृथक करना और कार का सड़क पर घूमना। फटाफट कमेंट करके बताओ भाई, कौन अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण नहीं है, कौन अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण नहीं है, कौन अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण नहीं है। शाबाश, कुछ बच्चों की पकड़ में आई है। देखो
वृत्ताकार पथ में घूमना, तो नाभिक के चारों ओर घूम रही है तो इलेक्ट्रॉन चारों ओर ही तो घूम रही है, तो एक वृत्ताकार पथ तो हो गया। तो कौन से बल का उदाहरण है? अभिकेंद्रीय बल का। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति है 100% अभिकेंद्रीय बल का। रक्त के विभिन्न घटकों का अलग करना है ना, ये अभिकेंद्रीय बल नहीं है सर। रक्त के विभिन्न घटकों का अलग करना किस केंद्रीय बल की वजह से होता है? अपकेंद्रीय बल की वजह से होता है। ये बायोलॉजी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि बायोलॉजी में बल नहीं लगता, इसलिए इस विधि को बायोलॉजी में बोला जाता है अपकेंद्रीय विधि। बोलो भाई, क्या बोला जाता है? अपकेंद्रीय विधि। और कार का सड़क पर घूमना बिल्कुल अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। बात समझ में नहीं आई? तो छठवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी छठवें का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो 3 उदाहरण एक साथ तैयार हो गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ध्यान से देखना एक एक क्वेश्चन को। 7वां देखो, इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना यह अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। बात तो सही है। इसमें आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कौन प्रदान करता है? फटाफट कमेंट करके बताओ। तनाव बल प्रदान करता है, गुरुत्वाकर्षण बल प्रदान करता है, नाभिकीय बल प्रदान करता है और घर्षण बल प्रदान करता है। फटाफट कमेंट करके बताओ भाई। इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना यह अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। इसमें से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कौन प्रदान करता है? आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कौन प्रदान करता है? अब मेरी बात को ध्यान से समझना। ये जो अभिकेंद्रीय बल है ना, अभिकेंद्रीय बल, इसको कोई अभिकेंद्रीय बल खुद नहीं लगता, इसको कोई दूसरा बल प्रदान करता है। दूसरे बल द्वारा लगता है अभिकेंद्रीय बल, और वो जो दूसरा बल है ना, उसे कहते हैं अभिकेंद्रीय बल का सहायक बल। क्या कहते हैं भाई? सहायक बल। और ये सहायक बल है ना, ये सहायक बल तनाव बल भी हो सकता है। कौन सा बल हो सकता है? तनाव बल। ये जो सहायक बल है ये गुरुत्वाकर्षण बल भी हो सकता है। और ये जो सहायक बल है ना मेरे दोस्तों, यह सहायक बल गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा नाभिकीय बल भी हो सकता है। कई प्रकार के सहायक बल हो सकते हैं। सर समझ में नहीं आया, दोबारा से एक बार बता देता हूं मैं आपको। जैसे मान लो इसी को ले लेते हैं अपन, ये अपन बना लेते हैं परमाणु, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये मान लेते हैं अपन। तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और कौन है? न्यूट्रॉन है। और इस प्रकार से चारों तरफ है ना, चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। बात को ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। बात तो बिल्कुल सही है सर। अब चीज को समझ लेना। तो इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर, ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये अभिकेंद्रीय बल है ना, अभिकेंद्रीय बल कौन प्रदान कर रहा है इस इलेक्ट्रॉन को? तो इस इलेक्ट्रॉन के बीच में, नाभिक के बीच में अभिकेंद्रीय बल जो प्रदान कर रहा है ना, उसी बल को बोला जाता है नाभिकीय बल। ठीक है, नाभिकीय बल। तो बात तो सही है कि इलेक्ट्रॉन का कक्ष के चारों ओर चक्कर लगाना अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है, लेकिन उस समय अभिकेंद्रीय बल प्रदान कौन करता है? नाभिकीय बल प्रदान करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय बल। ये जो नाभिकीय बल है ना सर, इस नाभिकीय बल का प्रयास होता है 10 की पावर -15 मीटर, ठीक है ना। और इसीलिए ये नाभिकीय बल प्रकृति का सबसे मजबूत बल है, क्योंकि प्रयास कम हो गया ना, तो आपसे पूछेगा कि प्रकृति का सबसे मजबूत बल कौन सा है? नाभिकीय बल। ये मैंने इससे पहले वाले टॉपिक में बता दिया। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का कक्ष के चारों ओर घूमना अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है, लेकिन इस समय अभिकेंद्रीय बल कौन प्रदान करता है? नाभिकीय बल। अब देखो इसमें ध्यान देना, बी ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल। यह भी सहायक बल की तरह काम करता है। जब पृथ्वी के चारों ओर कोई ग्रह घूमता है या सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, तो उस समय अभिकेंद्रीय बल का ही उदाहरण है। लेकिन उस समय अभिकेंद्रीय बल कौन प्रदान करता है? अगर सूर्य के चारों ओर घूम रही है तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, और अगर पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। तो उस समय है ना, गुरुत्वाकर्षण बल किस बल की तरह काम करता है? सहायक बल की तरह काम करता है। चीज को समझ में आई कि नहीं है आप लोग? चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति तथा ग्रहों के चारों प्राकृतिक एवं कृत्रिम उपग्रहों की गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कौन प्रदान करता है? बताओ भाई कमेंट करके। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति तथा ग्रहों के चारों ओर, ठीक है ना, ग्रहों के चारों ओर प्राकृतिक और कृत्रिम उपग्रहों की गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कौन प्रदान करता है? तनाव बल, घर्षण बल, नाभिकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल। अभी मैंने इससे पहले वाले एग्जाम्पल में बताया मैंने आपको,
बिल्कुल सही है। कौन प्रदान करता है? गुरुत्वाकर्षण बल प्रदान करता है। तो सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाती है ना पृथ्वी, तो सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाती है पृथ्वी, तो उस समय अभिकेंद्रीय बल कौन प्रदान करता है? सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, बात को ध्यान से समझना। उस समय अभिकेंद्रीय बल कौन प्रदान करता है? सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। और ग्रहों के चारों ओर यानी पृथ्वी के चारों ओर अगर कोई भी उपग्रह चक्कर लगाता है तो उस समय अभिकेंद्रीय बल कौन प्रदान करता है? उस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल। बात समझ में आ गई? उस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल। इसीलिए तो ये वास्तविक प्रकार का बल होता है अभिकेंद्रीय बल। बात समझ में नहीं आई क्या? तो आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डोरी से 9 नंबर पर, डोरी से बंधे पत्थर को वृत्ताकार मार्ग में घुमाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कौन प्रदान करता है? अब बताओ भाई। देखो मैं फिर बता रहा हूं कि अभिकेंद्रीय बल खुद नहीं लगता, उसके लिए कोई ना कोई सहायक बल होता है। वो सहायक बलों के सारे क्वेश्चन है ये। ठीक है ना? बताओ, डोरी से बंधे पत्थर को वृत्ताकार मार्ग में घुमाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कौन प्रदान करता है? गुरुत्वाकर्षण बल प्रदान करता है, घर्षण बल प्रदान करता है, नाभिकीय बल प्रदान करता है, या तनाव बल प्रदान करता है? बिल्कुल सही है भाई। रस्सी में, डोरी में जो बल लगेगा वो बल लगेगा ये कौन सा? तनाव बल लगेगा। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तनाव बल हो जाएगा। तो देखो, गुरुत्वाकर्षण बल तो है ना, गुरुत्वाकर्षण बल तो अभिकेंद्रीय बल कब प्रदान करता है? एक तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हो या पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रही हो। नाभिकीय बल कब प्रदान कर रहा है? जब इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में चारों ओर चक्कर लगा रहे हो। और रस्सी से बंधा अगर कोई पिंड अगर आप घुमाते हो ना, तो उसमें अभिकेंद्रीय बल कौन प्रदान करता है? तनाव बल प्रदान करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन एक अपकेंद्रीय बल के उदाहरण के अंतर्गत नहीं आता है? क्रीम निकालने की मशीन, वॉशिंग मशीन, परमाणु में वृत्तीय गति, रुधिर से विभिन्न घटकों को अलग करना। फटाफट कमेंट करके बताओ कौन एक अपकेंद्रीय बल के उदाहरण के अंतर्गत नहीं है? देखो, क्रीम निकालने की मशीन अपकेंद्रीय बल के अंतर्गत है, वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय बल के अंतर्गत है, ये मैंने पहले ही बता दिया कि रुधिर से विभिन्न घटकों को अलग करना ये है। और ये जो परमाणु में वृत्तीय गति है ना, वृत्तीय गति, ये वृत्तीय गति अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण होता है। ठीक है भाई, ये है किस बल का उदाहरण होता है? अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। मैंने आपको बताया ना कि इलेक्ट्रॉन का कक्ष के चारों ओर चक्कर लगाना या परमाणु में वृत्तीय गति, बात तो वही है। ठीक है ना? अब जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, उसको वो एग्जामिनर शब्दावली बदल के ऐसे भी कह देता है कि प्राकृतिक घटनाओं में जो वृत्तीय गति है ना, वो किसका उदाहरण है? तो वो भी अभिकेंद्रीय बल का ही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपकेंद्रीय बल पर आधारित है। पहला है क्रीम निकालने की मशीन, ड्राई क्लीनर, अपकेंद्रिक पंप और इनमें से सभी। फटाफट कमेंट करके बताओ भाई 11वें का अपकेंद्रीय बल पर कौन आधारित है? 11वें में बिल्कुल सही है भाई। अपकेंद्रीय बल पर सारे ही आधारित होते हैं। क्रीम निकालने की मशीन भी वही होती है, ड्राई क्लीनर भी होता है, और इन तीनों के अलावा है ना, मैं एक और जोड़ देता हूं चौथे नंबर पर, एक होती है प्रक्षालन मशीन। ठीक है भाई, प्रक्षालन मशीन, ये भी ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्या होती है सर? ये होती है ब्लीचिंग मशीन। ठीक है, ब्लीचिंग मशीन, जो शेविंग अपन करवाने जाते हैं ना, शेविंग, तो शेविंग करवाने के टाइम में ये जो ब्लीच करने में काम आती है ना, ब्लीचिंग मशीन, वो अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रक्षालन मशीन है, ब्लीचिंग मशीन निम्न में से किस पर आधारित है? अभिकेंद्रीय बल पर आधारित है। अब देखो भाई, पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी व भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। बिल्कुल सही है। निम्न में से किस बल के कारण? अभिकेंद्रीय बल के कारण, घर्षण बल के कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण और विद्युत चुंबकीय बल के कारण। फटाफट कमेंट करके बताओ। पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी और भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। बिल्कुल सही है। कुछ बच्चों का सही है, यह निम्न में से किस घटना का उदाहरण है? अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। अब मुझे इतना बताओ आप लोग, तो जैसे मान लो कि अपने पास एक बाल्टी है, ठीक है, उस बाल्टी में अपन ने पानी डाला और पानी डालने के बाद में अपन उसको घुमाते हैं, तो घुमाते हैं तो जो गड्ढा पड़ता है ना, गड्ढा बिल्कुल बीच में पड़ता है,
भाई पड़ता है कि नहीं पड़ता, बिल्कुल बीच में। तो क्या आप उस पर फोर्स बीच में लगा रहे हो, क्या नहीं लगा रहे हो? आप लगा रहे हो केंद्र से दूर। तो केंद्र से दूर फोर्स कौन सा लगता है? अपकेंद्रीय बल लगता है। केंद्र से दूर कौन लगता है? अपकेंद्रीय बल लगता है। तो वही घटना सेम की सेम इस पृथ्वी पर होती है, ठीक है ना, क्योंकि घुमाने पर जो गड्ढा पड़ता है ना, गड्ढा, तो गड्ढा कहां पर पड़ता है? ध्रुव पर, इसलिए ध्रुव पर क्या है? चपटी है। और भूमध्य रेखा पर नहीं पड़ता, इसलिए भूमध्य रेखा पर क्या है? उभरी हुई है। तो यह किस बल की वजह से है? अपकेंद्रीय बल की वजह से है। तो 12वीं का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला देखो साहब 13वीं में क्या कर रहा है। रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती हैं? रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सके, रेलगाड़ी के पहिए और, ठीक है ना, पटरियों के बीच किसी प्रकार का घर्षण उत्पन्न न हो, और रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सके, रेलगाड़ी अंदर की ओर नहीं गिर सकती। बताओ भाई कमेंट करके। पटरियां है ना, पटरियां, उसके जो वक्र होते हैं ना, वक्र वो थोड़े से इस प्रकार से होते हैं, देखा करो उसको इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से होते हैं। तो यह किस कारण होती है? किस कारण होती है? कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको अपने को माइंड में रखना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस परेशान करते हैं फिर एग्जामिनेशन सेंटर में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सके, ठीक है ना, अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सके, क्योंकि संतुलन अभिकेंद्रीय बल की वजह से ही होगा, ठीक है ना, अभिकेंद्रीय बल की वजह से होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। साइकिल चलाने वाला मोड़ पर क्यों झुकता है? फटाफट कमेंट करके बताओ भाई। साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए, वरना साइकिल फिसल जाएगी। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, उसे गिरने से बचाएगा। वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहियों पर दबाव डाला जा सके। वह झुकता है ताकि वक्र को तेजी से पार कर सके। फटाफट कमेंट करके बताओ। देखो ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन वास्तव में विकेंद्रीय बल का और अपकेंद्रीय बल का नहीं, ये द्रव्यमान केंद्र का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्यों किसका क्वेश्चन है? ये द्रव्यमान केंद्र का क्वेश्चन है। तो अब द्रव्यमान केंद्र मैंने आपको समझाया नहीं, इसे सेंटर ऑफ मास भी कहते हैं, सेंटर ऑफ मास भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसी का क्वेश्चन है ये, तो इसलिए चलता है क्योंकि बता कि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और उसे गिरने से बचा सके, क्योंकि गुरुत्व केंद्र जितना नीचे जाता है ना, वस्तु उतने ही संतुलन अवस्था में आती है। ये द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा में ये सब अपन पढ़ेंगे। यहां पर ये क्वेश्चन गलती से आ गया। अगले क्वेश्चन की देखते हैं अपन। 15वां क्वेश्चन क्या है साहब? कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह बाहर की ओर झुकता है, अंदर की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है? बिल्कुल नहीं। बताओ भाई 15वां क्वेश्चन किधर की ओर झुकता है साइकिल सवार? कल्पना करो, देखिए आप साइकिल पे बैठे हुए हो, किसी मोड़ पर घूमते हैं ना अपन, तो किधर की ओर झुकते हैं? केंद्र की ओर झुकते हैं, केंद्र से विपरीत झुकते हैं। सही है बिल्कुल बात। किधर झुकते हैं? अंदर की ओर झुकते हैं, ठीक है ना। किधर झुकते हैं भाई? अंदर की ओर झुकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उससे क्रीम किस कारण से अलग होती है? अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, गुरुत्व बल, घर्षण बल? फटाफट कमेंट करके बताओ। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है, अभी पढ़ के आए इस क्वेश्चन को अपन, सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अपकेंद्रीय अभिकेंद्रीय बल के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कोई दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है, बिल्कुल सही है। दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो कौन सी विधि है? अपकेंद्रीय बल विधि है, ठीक है। और क्रीम निकालने की मशीन भी इसी पर आधारित होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब पानी की बाल्टी काफी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तो तब पानी की बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी पानी नहीं गिरता, क्योंकि अपकेंद्रीय बल पानी के वजन से अधिक है, अपकेंद्रीय बल पानी के वजन से कम है। बाल्टी की उच्चतम स्थिति में पानी का वजन कम हो जाता है, पानी और बाल्टी के बीच संसंजक बल का मान अधिक होता है। फटाफट देखिए, लॉजिक से बताओ। देखिए, पानी की बाल्टी काफी तेजी से ऊर्ध्वाधर घुमाते हैं ना अपन पानी की बाल्टी को, ठीक है ना। तो पानी की बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता है पानी। तो क्यों नहीं गिरता है? क्यों नहीं गिरता है?
देखो ध्यान देना, तुम तो मुझे इतना बताओ, जब अपन उसको पानी की बाल्टी को घुमाते हैं, चाहे अपन हाथ लगाकर घुमाए या उस प्रकार से हिलाकर घुमाए, तो जब घुमाते हैं तो वह अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है या विकेंद्रीय बल का उदाहरण है? अपकेंद्रीय बल का ही है। तो अपकेंद्रीय बल का मान उसके वजन से अधिक होगा तभी तो वो ऊपर नहीं आएगा पानी। अगर उसकी वजन से कम होगा तो फिर तो पानी ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। लगने वाले बल का मान पिंड के वजन से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए, फिर ऊपर बिल्कुल भी पानी नहीं आएगा, ठीक है। इसका प्रयोग ये जो दूध डालते हैं ना कई की रेलवे स्टेशन पर, ठीक है ना, तो वो भी इस तकनीक का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और इसी तकनीक से उनका दूध बिल्कुल भी जमीन पर नहीं गिरता है। देखो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है बताओ? उपकेंद्रकरण, अपोहन, अपकेंद्रण और विसरण। वॉशिंग मशीन किस पर निर्भर करता है? वॉशिंग मशीन किस पर निर्भर करता है? बिल्कुल सही है, किस पर निर्भर करती है? अपकेंद्रणकरण। अपकेंद्रण का मतलब अपकेंद्रीय विधि, ठीक है ना। कौन सी विधि हो गई? अपकेंद्रीय विधि, ठीक है। और अपकेंद्रीय विधि वो है जो किस बल पर काम करेगी? अपकेंद्रीय बल पर काम करेगी, ठीक है भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी के पारत घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी पर चली जाएगी, चंद्रमा पर चली जाएगी, पृथ्वी पर गिरेगी, पृथ्वी के पारित उपग्रह के समान आवर्त काल के साथ उसी कक्ष में घूमती रहेगी। फटाफट कमेंट करके बताओ। देखिए पृथ्वी के पारित घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से गिराई गई गेंद, कृत्रिम उपग्रह से गिराई गई गेंद के साथ कौन सी घटना घटित होगी? बिल्कुल सही है, करीब करीब बच्चों का। पृथ्वी के पारित उपग्रह के समान आवर्त काल के साथ उसी कक्ष में घूमती रहेगी, क्योंकि वहां पर जी का मान क्या होता है? शून्य होता है। बोलो भाई, जी का मान क्या होता है? शून्य होता है। गुरुत्व त्वरण में इस कंसेप्ट को देखा था अपन ने। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, ठीक है, यह अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त करता है। बताओ भाई कमेंट करके। एक भू उपग्रह है ना, भू उपग्रह अपने निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता रहता है, अपकेंद्रीय बल की वजह से चक्कर लगाता रहता है, तो जो किससे प्राप्त करता है? देखो इस क्वेश्चन को है ना, ये अपकेंद्रीय बल नहीं है, ये एक भू उपग्रह अपने कक्ष में चक्कर लगाता है ना, ये अभिकेंद्रीय बल की वजह से चक्कर लगाता है, ठीक है। अभिकेंद्रीय बल की वजह से क्या लगाता है? ये चक्कर लगाता है। तो अभिकेंद्रीय बल किससे प्राप्त करता है? ध्यान देना, उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट से, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्व। अब देखो इधर ध्यान देना, ये जो उपग्रह है ना, उपग्रह, ये उपग्रह अपने निश्चित कक्षा में गति कर रहा है, तो अभिकेंद्रीय बल की वजह से कर रहा है। बिल्कुल सही है, अपकेंद्रीय बल गलती से टाइप हो गया। तो यह अभिकेंद्रीय बल किससे प्राप्त करता है? भू उपग्रह है तो भू से ही प्राप्त करेगा, मतलब किससे प्राप्त करेगा? पृथ्वी से प्राप्त करेगा। तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता है ना कि कोई उपग्रह सूर्य के चारों ओर अभिकेंद्रीय बल की वजह से गति कर रहा है, तो बताओ उसे अभिकेंद्रीय बल कहां से प्राप्त होता है? तब होता उसका आंसर सूर्य द्वारा उस उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। लेकिन यह सूर्य के चारों तरफ नहीं है, यह उपग्रह किसके चारों तरफ है? भू का मतलब पृथ्वी के चारों तरफ है, तो पृथ्वी द्वारा लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। कंसेप्ट को ध्यान से समझना। 21वां देखो साहब। डोरी से बंधे एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है, घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है, तो क्या होता है साहब? पत्थर स्पर्श रेखिकत उड़ जाता है, पत्थर भीतरी ओर से त्रिजित गति करता है, पत्थर बाहरी ओर से बाहर की ओर त्रिजित गति करता है। पत्थर की गति उसके वेग पर निर्भर करती है। बताओ भाई, अचानक से अगर डोरी टूट जाती है, अचानक से अगर डोरी टूट जाती है तो कौन सी घटना घटित होती है? कल्पना करके बताओ, अपन बचपन में घुमाते थे ना डोरी को, तो कौन सी घटना घटित होती है? घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है। देखो एक चीज का ध्यान रखना, आप मुझे इतना बताओ, जैसे आप है ना वो डोरी को घुमा रहे हो, कल्पना करो डोरी को घुमा रहे हो और वो टूट जाती है, तो कई बार टूटने पर अपने लगती है कि नहीं लगती? लगती है। कई बार दूर भी चली जाती है, तो अपन ये नहीं कह सकते कि वह अंदर की ओर आएगी या बाहर की ओर आएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह रेखिकत उड़ जाता है। रेखिकत का मतलब एक निश्चित रेखा में उड़ जाता है। अपन ये नहीं कह सकते कि वह भीतर की ओर आती है या बाहर की ओर आती है,
ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है और इसमें बच्चे कर देते हैं कि बाहर की ओर तेजी गति करता है, नहीं आएगा, ठीक है ना। पत्थर इस प्रकार रेखीकृत उड़ जाता है, एक निश्चित रेखा में वह उड़ जाता है। तो 21वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसकी राइट आंसर हो जाएगा। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाए ताकि वह अधिकतम दूरी तय कर सके, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 15 डिग्री। फटाफट कमेंट करके बताओ, ठीक है भाई। अधिकतम दूरी तय करने के लिए कितनी डिग्री पर मारा जाए, क्रिकेट की गेंद को अधिकतम दूरी तय करने के लिए कितनी डिग्री पर मारा जाता है, 45 डिग्री पर। बोलो बोलो 45 डिग्री पर। अब एक चीज का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अगर आपसे कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे कि किसी भी पिंड को अधिकतम दूरी तय करवानी है, ठीक है, तो अधिकतम दूरी तय करने हेतु, अधिकतम दूरी तय करने हेतु कितने डिग्री का कोण होना चाहिए, 45 डिग्री का। लेकिन अगर एग्जामिनर शब्दावली बदल देता है और अगर वो इस प्रकार से बात करता है ना, अधिकतम ऊंचाई हेतु, ये ध्यान रखना मेरे दोस्तों। बोलो भाई अधिकतम किससे हेतु, ऊंचाई हेतु। तो अधिकतम ऊंचाई हेतु कितने डिग्री का कोण बनना चाहिए, 90 डिग्री का। ऊंचाई के लिए 90 डिग्री, दूरी के लिए 45 डिग्री। तो दूरी पूछिए तो आंसर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। अब देखो, कोई 2 किलो का पिंड 4 मीटर की त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है। यदि इसका वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है तो पिंड पर लगने वाला बल क्या होगा, बताओ भाई कमेंट करके। मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूं, F बराबर mv² अपॉन r। फटाफट कमेंट करके बताओ, F बराबर mv² अपॉन r। दो किलो का पिंड, तो m की वैल्यू कितनी है मुझे बताओ, m की वैल्यू कितनी है, 2 है। v की वैल्यू कितनी है, वेग है कितना, 5, और r की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो F इक्वल टू m मतलब 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, 25 बटा कितने, 4। तो 50 बटे कितने हो जाएंगे, 4, ठीक है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा, 12.5 न्यूटन, 12.5 न्यूटन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब केंद्रीय बल से, अब केंद्रीय बल से न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ये न्यूमेरिकल ही है। तो ये ध्यान रखना, ये एक न्यूमेरिकल ध्यान रखना, इस न्यूमेरिकल से सारे क्वेश्चंस करीब करीब अभिकेंद्रीय बल के अपकेंद्रीय बल के सोल्व हो जाते हैं। दोनों का फॉर्मूला सेम सा ही है, ठीक है। लट्टू को घुमाना, ठीक है ना, लट्टू को घुमाना किसका उदाहरण है, लट्टू को घुमाना केंद्राभिमुख बल का, अपकेंद्रीय बल का, गुरुत्वाकर्षण बल का और घर्षण बल का। बताओ भाई किसका उदाहरण है, लट्टू को घुमाना किसका उदाहरण है। अब चारों तरफ घुमाना हमेशा की हमेशा किसका उदाहरण होता है मुझे बताओ, हमेशा की हमेशा अभिकेंद्रीय बल का ही तो उदाहरण होता है। तो अभिकेंद्रीय बल अगले ने नहीं लिखा है, अगले ने क्या लिखा है, अब केंद्रीय बल लिखा, सॉरी केंद्राभिमुख बल रखा, तो इसी को तो बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। अगला देखते हैं, किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है। बोलो भाई क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है, आवर्त कहलाता है, दूरी कहलाती है या आवृत्ति कहलाती है। किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है, समय की बात पूरा है। ये जैसे मान लो दोलन है, ठीक है ना, अब ये इस प्रकार से ही तो होता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, तो यहां से यहां आने में, यहां से यहां आने में जो टाइम लगता है ना, टाइम, उसी टाइम को की बात की, उसी टाइम को क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। तो आंसर क्या हो जाएगा, आवर्त कहलाता है। क्या कहलाता है, आवर्त कहलाता है, ठीक है। अगला देखते हैं 26वां, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल डैश को तेजी प्रदान करता है। फटाफट कमेंट करके बताओ, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल, आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, तनाव बल प्रदान करता है, समतली बल प्रदान करता है, अपकेंद्रीय बल प्रदान करता है। बिल्कुल सही है, क्या प्रदान करता है, अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, क्योंकि चारों ओर चक्कर लगा रहते हैं, तो चारों ओर चक्कर लगाते हैं अभिकेंद्रीय बल की वजह से। और अभिकेंद्रीय बल को प्रदान, अभिकेंद्रीय बल का सहायक बल कौन है इस स्थिति में, गुरुत्वाकर्षण बल है। पहले मैंने बताया था इसको ना। अगला देखो, झूले पर बैठे लड़की की डैश गति होती है, एक समान गति, वृत्तीय गति, असमान गति, आवर्ती गति।
झूले पर बैठे लड़के की किस प्रकार से गति होती है? बताओ भाई, लॉजिक से बताओ। ऐसे क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन लॉजिक से भी किया गया। झूले पर बैठे लड़के की गति कैसी होती है? लड़के की या लड़की की गति कैसी होती है भाई? झूले पर बैठ रहा है ना, तो वापस जा रहा है और वापस आ रहा है, जा रहा है वापस आ रहा है, तो यहां पर जो गति होती है ना, उस गति को क्या बोलते हैं? आवर्ती गति। ठीक है ना। ये जो शब्द है ना आवर्त, कौन सा शब्द है? आवर्त। इस आवर्त शब्द का मतलब भी होता है बार बार, तो बार बार होने वाली गति को क्या बोलते हैं? आवर्ती गति। बोलो बोलो, आवर्ती गति। और आवर्ती गति में लगने वाले समय को क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। ऐसे ध्यान रखा करो। एक वर्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? एक वर्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड, स्थिर गति वाले पिंड को बताओ। परिसंचारी गति, दोलनी गति, असमानवर्तीय गति, समानवर्तीय गति। फटाफट कमेंट करके बताओ भाई। एक वर्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? स्थिर गति वाली है तो स्थिर गति वाले तो समान गति है, समान है। वृत्ताकार पथ है तो बताओ, देखिए दिमाग लगाकर, दोलनी गति तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती है, दोनों तो बिल्कुल ही नहीं होगी। ये देखो वृत्तीय गति है, ये भी वृत्तीय गति है। अब समान स्थिर है, ठीक है ना, तो ये कौन सी गति हो जाएगी? समानवर्तीय गति। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर, देख लो इधर, केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? कोणीय बल, संधारण बल, अभिकेंद्रीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल। केंद्र की ओर लगने वाला बल, फटाफट कमेंट करके बताओ। मात्र 1 सेकंड का क्वेश्चन है। केंद्र की ओर लगने वाले बल की बात की है। शाबाश, बिल्कुल सही है। केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। देखो अगला, जब कार एक मोड़ लेती है तो कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? बताओ। केंद्राभिमुख, अपकेंद्रीय, घर्षण बल और तनाव बल। मोड़ लेती है तो कौन सा बल है जो अपने बाहर की ओर धक्का देता है? केंद्र से बाहर की बात कर रहा है। केंद्र से केंद्र की ओर लगने वाला और केंद्र से बाहर लगने वाले दो ही तो बलों की चर्चाएं हो रही हैं आज। तो बाहर की ओर धक्का दे रही है तो कौन सा बल आ जाएगा? ये अपकेंद्रीय बल आ जाएगा। ठीक है भाई। डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिक्टेंशन कहलाती है, आंशिक आसवन, अपकेंद्रीकरण और क्रिस्टलीकरण। फटाफट कमेंट करके बताओ। बिल्कुल सही है। क्या कहलाती है? अपकेंद्रीकरण। ठीक है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन है, अपकेंद्रीकरण कहलाती है। देखो अगला, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल डैश को क्या कहा जाता है? अपकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल और यांत्रिक बल। बताओ भाई, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में लगने वाले नियत बल को, एक वृत्तीय गति में लगने वाले नियत बल को क्या कहा जाता है? वृत्तीय गति में लगने वाले नियत बल को क्या कहा जाता है? शाबाश, बिल्कुल क्या कहा जाता है? करीब करीब बच्चों का सही है, अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। ठीक है भाई। ये थे आज टोटल कितने एमसीक्यू लिए हैं अपन ने? 32 एमसीक्यू लिए हैं। अगला जो टॉपिक है ना, अगला टॉपिक होगा अपने केपलर के नियमों संबंधी प्रश्न। ठीक है, ये होगा अपना नेक्स्ट टॉपिक। कौन सा टॉपिक होगा? नेक्स्ट टॉपिक। तो तैयार रहिए किसके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।